आज के एपिसोड में हम एक बहुत ही ख़ास मेहमान को वेलकम कर रहे हैं। ये सिर्फ एक टीचर नहीं बल्कि एक एजुकेटर, ट्रेनर और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो हर बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स पे नहीं जज करना चाहिए, बच्चे को इम्प्रूवमेंट पे जज करना चाहिए। और मैं बहुत बार अपनी क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एफर्ट्स नॉट योर रिजल्ट्स। 25,000 से जायद स्टूडेंट्स को पढ़ा चुके हैं। कैम्ब्रिज ने उन्हें द वर्ल्ड्स मोस्ट डेडिकेटेड टीचर का अवार्ड दिया। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बचपन से बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं करी जाती। जब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करी जा रही तो उसके अंदर वो जो मैथमेटिकल एक्यूमेन है वो मिसिंग है। उस वजह से उसको मैथ मुश्किल लगता है। और वो पहले पाकिस्तानी हैं जो एक ऑफिशियल ओ लेवल मैथमेटिक्स बुक के को ऑथर भी हैं। रिजल्ट ये शो करता है कि ग्रेड 7 तक बच्चे मैथ्स एंजॉय कर रहे हैं और अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं। तो 7 आउट ऑफ 10 किड्स वर कॉन्फिडेंट। और जैसे जैसे ये ग्रेड 8, 9, 10th में आ रहे हैं, ये परसेंटेज ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रही है। और ग्रेड 10th के अंदर 2 या 1 बच्चा आउट ऑफ 10 कॉन्फिडेंट है कि वो मैथ में अच्छा है। द ब्रिज स्कूल के फाउंडिंग मेंबर होने के साथ साथ वो रिवील पाकिस्तान के जरिए करियर काउंसलिंग भी कर रहे हैं। उनकी खिदमात के एतराफ़ में कराची में एक रोड उनके नाम पर रखी गई है। बहुत, अगर मैं क्लास 7th 8th की बात करूं तो मैं एक ओके स्टूडेंट था। ग्रेड 8th में एक टीचर ने मुझे बोला, क्या कमाल पेपर किया है आपने, दिस वॉज द बेस्ट पेपर आई हैव एवर सीन। दैट वॉज द चेंजिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ। और यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू ने भी उनके नाम का एक अवार्ड इंट्रोड्यूस किया है। हमारे आज के गेस्ट हैं सर अहमद साया। हमें क्या करना चाहिए, हमें मैथ ऑन रील्स बनाने चाहिए। दिस इज विद एवरी प्रॉब्लम देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। सो ऑल दोज हु आर डेवलपिंग कंटेंट इन मैथ, व्हाई नॉट मेक रील्स इन मैथ। ब्रिलियंट आइडिया। फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ क्यूरियस कन्वर्सेशंस, मैं हूं आपका होस्ट साकिब अलाउद्दीन। और हमेशा की तरह मेरी यही कोशिश होती है कि मैं किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके जेन्युइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करूं। और आज की पॉडकास्ट में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। मैं आज बात करूंगा एक मोस्ट फेयर्ड सब्जेक्ट के बारे में। और ये मैं नहीं कहता, ये गूगल कहता है। अगर आप गूगल करें कि सबसे ज़्यादा फेयर्ड सब्जेक्ट स्टूडेंट को कौन सा लगता है, तो जवाब मिलेगा मैथ। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनसे बेहतर इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता कि ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है क्यों। सर, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। सो अहमद, हमारी जान पहचान बहुत पुरानी है और मेरा ख्याल में आज ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने बैठेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपसे बेहतर इसको कोई डिकोड कर सकता है। पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं अहमद, हम सब अहमद साया को एज द वर्ल्ड मोस्ट डेडिकेटेड टीचर तो जानते हैं, लेकिन अहमद साया 15 साल का जब था तो क्या था? जब मैं 15 साल का था तब मैं पढ़ाना शुरू कर चुका था। 15 साल की उम्र में? जी। आई स्टार्टेड टीचिंग इन ईयर 2000 जब मैं 13 साल का था। तो 15 साल का जब मैं था तब मैं अपने ओ लेवल्स के बिल्कुल एंडिंग स्टेजेस पे था। आई थिंक ग्रेड 10th में था। एंड मैं ओ लेवल्स अपना अपेयर कर रहा था और साथ साथ पढ़ा रहा था। सो आई स्टार्टेड टीचिंग वेरी अर्ली इनिशियली टू फाइनेंस माई ओन स्टडीज़, कि मैं अपना ओ लेवल्स ए लेवल्स खुद फाइनेंस कर सकूं, सेल्फ मेड बन सकूं। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो टीचिंग होती है वो अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट होता है। तो मैं अपने क्लासमेट्स को पढ़ाया करता था, तो वो मुझे कहते थे तुम पढ़ाते अच्छा हो। तो मैंने बोला अच्छा, अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ तो वाई नॉट डू इट एज अ मोड ऑफ अर्निंग फॉर मी, सो दैट मैं अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस कर सकूँ। तो शुरू में मोहल्ले के बच्चे जो क्लासमेट्स थे उनके भाई बहन इस तरह करके पढ़ाना शुरू किया। उस वक्त ये नहीं सोचा था कि एक दिन मैं इसको एज एन एजुकेशनिस्ट परसू करूँगा अपने करियर को। बट उस वक्त तो ये एज अ साइड रोल था मेरे लिए कि मैं अपनी स्टडीज़ परसू करता रहूँ, पढ़ाता रहूँ, एंड साथ साथ एक मोड ऑफ अर्निंग हो मेरे पास जिससे मैं अपनी स्टडीज़ को फाइनेंस कर सकूँ। लेकिन क्या आप मोस्ट डेडिकेटेड स्टूडेंट भी थे, या वो थे जो कि कभी कभार बंक मार लेते थे या मस्ती कर लेते थे या किसी दिन बहाना बना के छुट्टी कर लेते थे, या आप ऐसे ही थे?
नहीं, छुट्टी तो कभी नहीं करी, कभी भी नहीं करी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह कभी एज अ स्टूडेंट भी नहीं एज अ करी? स्टूडेंट भी नहीं करी और एज अ टीचर भी नहीं करी। तो नहीं, छुट्टी कभी भी नहीं करी। और मैं पढ़ाई में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, रीजनेबली अच्छा था। हम आई गॉट गुड ग्रेड्स इन OA लेवल्स। तो पढ़ाई वाज ऑलवेज समथिंग दैट वाज ऑन माय प्रायोरिटी लिस्ट। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शरारतें तो थोड़ी बहुत करते थे, लेकिन बंक मारना या किसी शरारत से किसी को तकलीफ पहुंचाना, वो वाला एबिलिटी कभी थी नहीं, कभी थी नहीं आपकी जी। सो 15 साल के अंदर भी आपके अंदर ये जरासीम मौजूद थे। ठीक है। अच्छा सर, सो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमारा बेसिकली आज का टॉपिक है, हम बात करेंगे कि व्हाई इज़ मैथ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेड सब्जेक्ट। एंड मेरा इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन भी है कि मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर भी एनालिटिकल स्किल्स बच्चों की टेस्ट होती हैं, वहाँ पर हमने देखा है वो स्ट्रगल करते हैं। सो कैन यू आइडेंटिफाई 3 टॉप रीजंस व्हाई दिस इज़ अ प्रॉब्लम? नंबर 1, प्री कंसीव्ड नोशंस। बच्चा मैथ की क्लास में आने से पहले दिमाग में बिठा चुका होता है कि मुझसे ना हो पाएगा। अच्छा। और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उन्होंने अपने सीनियर्स को बोलते हुए सुना होता है, मुझे मैथ बहुत मुश्किल लगता है। उन्होंने बहुत सारे वालिदैन को सुना होता है ये बोलते हुए कि बेटा मैथ मुझे नहीं आती है तो तुम्हें भी नहीं आएगी। तो वो उसने एक फियर ऑफ अननोन अपने दिमाग में बिठाया हुआ होता है कि मैथ मुझसे नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा फोरमोस्ट रीज़न है कि प्री कंसीव नोशन होता है बच्चे के दिमाग में कि मुझसे नहीं होगा। एंड उसकी वजह से वो बहुत बार उस ब्लॉक को अपने दिमाग में रखते हुए मैथ पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, जिससे ना नहीं हो पाता, उससे वाकई नहीं हो पाता। दूसरा बड़ा रीज़न है मैथ पढ़ाने का तरीका। मैथ को अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ रिलेट किया जाए, ख़ास तौर पे बचपन से, जब बच्चा प्राइमरी क्लासेस में है उस वक्त अगर मैथ पढ़ाते वक्त इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन सिखाई जाए, उसका डेली यूज़ समझाया जाए, बच्चों को इस बात को समझाया जाए, तलकीन करी जाए कि बेटा दिस इज समथिंग दैट यू विल यूज एवरीवेयर अराउंड यू एंड इट इज़ नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट टू बी स्टडीड एंड पास्ड, इट इज समथिंग दैट इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज। आप कुछ भी कर लें, आपने मैथ का इस्तेमाल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली करना है तो शायद उसका लर्निंग एबिलिटी बेहतर हो जाए। मैथ को अगर रटवाया जाए या उसको ये थियरम है और इस थियरम को याद कर लो और इस थियरम को अप्लाई कर लो तो वो बच्चा इंटरेस्ट लूज कर जाता है। राइट। और तीसरी बहुत बड़ी वजह ये है कि जैसा कि आपने खुद मेंशन किया, ये एनालिटिकल सब्जेक्ट है। हमारा क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो एक्यूमेन है ना, वो अनहार्नेस्ड है मेजॉरिटी बच्चों का। राइट। क्योंकि उनको क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई नहीं जाती। मैथ को क्रिटिकली कैसे एनालाइज करना है समझाया ही नहीं जाता। बच्चों की आदत होती है वो जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनको याद करा जाता है, उसको पढ़ते हैं, समझते तो नहीं है, पढ़ते हैं, याद करते हैं और पुट डाउन कर लेते हैं। वो समझते हैं मैथ भी ऐसे ही हो जाएगा या कोई भी ऐसा एनालिटिकल सब्जेक्ट भी ऐसे हो जाएगा जो ऐसे नहीं हो सकता, बिकॉज उसमें आपको कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, फिर रेलेवेंट कॉन्सेप्ट चाहिए एंड फिर एप्लीकेशन ऑफ द राइट कॉन्सेप्ट इन द राइट प्लेस चाहिए। उसको आपको बहुत क्रिटिकली एनालाइज करना पड़ता है। वो क्रिटिकल एनालिसिस बच्चों को नहीं सिखाया जाता। हमारे एजुकेशन सिस्टम में बचपन से बच्चों के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप ही नहीं करी जाती। जब क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप नहीं करी जा रही तो उसके अंदर वो जो मैथमेटिकल एक्यूमेन है वो मिसिंग है। उस वजह से उसको मैथ मुश्किल लगता है। और ये सिर्फ प्रॉब्लम अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे का नहीं है, ये मेजॉरिटी जगहों का है कि मेजॉरिटी जगहों पे बच्चों को कहानियां सुना के, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के नाम पे, प्ले स्टोरी टेलिंग के नाम पे पढ़ाई कराई जाए तो उसमें मैथ भी इस तरह क्यों नहीं पढ़ाया जाता? मैथ भी स्टोरी टेलिंग से पढ़ाया जा सकता है, मैथ भी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से पढ़ाया जा सकता है, मैथ में भी बहुत बार आप एथिक्स और मॉरल डेवलपमेंट भी बच्चे की कर सकते हैं और बच्चे को ऐसे पोर्ट्रे कर सकते हैं कि वो सब्जेक्ट पढ़े बगैर सब्जेक्ट मास्टर कर जाए। वो नहीं करा जाता। सो मुझे जो आपकी बात से ऐसा लग रहा है कि परसेप्शन जो बच्चों को दिया जाता है एक वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और टीचिंग जी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जी, और करिकुलम भी प्रॉब्लम है जी, क्योंकि उसमें मैथ को उस तरीके से नहीं पढ़ाने की सलाहियत सिखाई जा रही जितनी उसको ज़रूरत है या जिस तरह की उसको नीड है। ठीक है। अब देखें, मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दूँ। मेरी बेटी 8 साल की है, ईशल। आई वॉज डिस्कसिंग दिस एंड मैंने उससे पूछा कि ईशल क्यों लोग मैथ में स्ट्रगल करते हैं? वो इतना नहीं करती है बट शी थिंक्स, आपकी वाली बात परसेप्शन। तो उसने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। उसने कहा हमारा छोटा सा ब्रेन मैथ के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के लिए बहुत छोटा है।
और उसके बराबर में मेरा 13 साल का बेटा बैठा हुआ था, तो उसने कहा कि अभी तो कुछ भी नहीं है और तुम थोड़ा सा आगे बढ़ो तो तुम देखो कि तुम्हारे साथ होगा क्या। सो परसेप्शन फॉर श्योर, बच्चों के दिमाग में कहीं ये बात बैठ गई है या बिठाई जा रही है कि यार प्रॉब्लम तो है जी। अच्छा, अब मैं आपके साथ एक और फैक्ट शेयर करूं कि एक एडटेक कंपनी है क्यू मैथ इंडिया की, उन्होंने एक सर्वे किया 1600 बच्चों का सैम्पल साइज लेके। द रिजल्ट वॉज शॉकिंग। रिजल्ट ये शो करता है कि ग्रेड 7 तक बच्चे मैथ्स एंजॉय कर रहे हैं और अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, तो 7 आउट ऑफ 10 किड्स वर कॉन्फिडेंट। बट जैसे जैसे ये ग्रेड 8, 9, 10th में आ रहे हैं, ये परसेंटेज ड्रास्टिकली ड्रॉप हो रही है और ग्रेड 10th के अंदर 2 या 1 बच्चा आउट ऑफ 10 कॉन्फिडेंट है कि वो मैथ में अच्छा है। तो जो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि शायद 7th 6th तक तो बच्चे एंजॉय कर रहे होते हैं और ये जो मॉडर्न स्कूल्स हैं ये शायद उसको इनकलकेट कर पाते हैं, ये आपने जो कहा कि एक्टिविटी बेस्ड है वो, बट 7th ऑनवर्ड्स वो ये नहीं कर पाते हैं। सो देयर मस्ट बी अ रीज़न ना, क्योंकि ये इतने बड़े बड़े स्कूल्स हैं, आखिर इनके पीछे भी एजुकेशनिस्ट हैं, आखिर क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि जो मेरा परसेप्शन है, वंस अगेन मैंने जो चीज़ परसीव करी है या रियलाइज करी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कि बच्चे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं ना, उनके ऊपर ये एग्जाम का प्रेशर आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो वो मैथ को एज अ फन सब्जेक्ट या एज अ लर्निंग मोड ऑफ लर्निंग के बजाय एज अ एग्जाम पासिंग टूल के तौर पे लेना शुरू कर देते हैं। उनको ये लगने लगता है कि अब मैथ मुझे इसलिए करनी है कि मुझे मैथ में मार्क्स चाहिए, मुझे मैथ के पेपर में एस करना है। तो उसके लिए उनका मैथ पढ़ने का तरीका बदल जाता है और हमारा पढ़ाने का तरीका भी बदल जाता है। अगर हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग में मैथ को प्रमोट करना शुरू करते हैं, बहुत सारे टीचर्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू इनिशियल ईयर्स में मैथ पढ़ा देते हैं और उसके बाद बच्चा जब ग्रेड 8th में आता है या 8th ऑनवर्ड्स, तो उसके जहन में होता है मुझे बोर्ड का एग्जाम देना है, कैम्ब्रिज का एग्जाम देना है, उसकी तैयारी करनी है, की तरफ जाना है। तो उसकी तैयारी की तरफ जाने के लिए बच्चे के दिमाग में तो ये प्रेशर आ गया कि आई हैव टू डू गुड इन एग्जाम। टीचर के जहन में भी आ गया कि मैंने बच्चे को उस एग्जाम की तैयारी करवानी है। तो वहां पे मैथ पढ़ाने के तरीके में जो मेजर शिफ्ट आता है वो है मैथ एज अ प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करवाई जाती है और मैथ एज अ कॉन्सेप्ट रिलेटिवली कम, या मैथ एज एन एक्टिविटी रिलेटिवली कम हो जाता है। अच्छा, उसका तरीकाकार ये है कि बच्चे को एग्जाम भी असेसमेंट, देखिए असेसमेंट किस चीज़ की होती है? जो आपने पढ़ाया उस चीज़ की होती है, उस चीज़ की नहीं होती जो आपने नहीं पढ़ाया। तो अगर बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू, व्हाई नॉट टेस्ट हिम और हर इन एन एग्जाम इन द सेम मैनर? सवाल क्यों एक कहानी नहीं होता जिसमें वो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट टेस्ट हो जाए जिस कहानी के थ्रू आपने बच्चे को मैथ पढ़ाया है? तो अगर असेसमेंट को अलाइन कर दिया जाए टीचिंग मेथोडोलॉजी के साथ, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम कुछ हद तक रिजॉल्व हो सकता है, क्योंकि बच्चे ने हमेशा उसको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग के थ्रू करा या उसको इस तरह पढ़ाया गया, स्टोरी टेलिंग के थ्रू मैथ पढ़ा दी गई, और एग्जाम में आ गया सवाल जिसका ना स्टोरी बेस्ड लर्निंग से कोई ताल्लुक था ना एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से कोई ताल्लुक था। तो बच्चा तो डेडलॉक का शिकार होगा, बच्चा परेशान होगा। उसके बाद बच्चा तैयारी किस तरीके से करेगा? जिस तरीके से उसको एग्जाम क्लियर करना है। तो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम भी फ्लॉड है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन सिस्टम में एग्जाम, अगर हम बच्चे को हम बोल रहे हैं कि इस तरीके से पढ़ाएंगे, तो एग्जाम भी तो उसी तरीके से लें, असेसमेंट भी उसी तरीके से लें। व्हाई हैव अ डिफरेंट standard for assessment and a different assessment standard for teaching? There has to be a unanimous resolution between the two. मतलब आप उसी से रेजोनेट कर सकें जो आप पढ़ा रहे हो, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। तो बच्चे का परसेप्शन कुछ हद तक आप सही बोल रहे हैं, इज नॉट रॉन्ग, बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट इज रॉन्ग बिकॉज उसने पढ़ने से पहले गिव अप कर दिया है। सही है। उसने मैथ की क्लास में जाने से पहले सोच लिया है आज तो मुझे बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या मैथ की क्लास में जाने से पहले सोच लिया आज तो मुझे बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा। सर वो इसलिए सोच लिया है ना क्योंकि जब वो कर रहा होता है तो वो उसका दिमाग मतलब स्ट्रेन पड़ता है। वो कहता है यार नहीं हो रहा मुझसे। मैं बच्चों से जब बात करता हूँ कहते हैं सर पल्ले नहीं पड़ रहा। तो क्या करें? मतलब वो बेचारे जब उनके पल्ले नहीं पड़ा तो वो ये तो आएगा ना जहन में उनके। अच्छा, वो पल्ले क्यों नहीं पड़ा उसका भी बड़ा मसला है।
अच्छा। सवाल इंग्लिश में है, बच्चे की इंग्लिश की कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स वीक हैं, उसमें आके बच्चा बहुत ज्यादा फंसता है। खास तौर पे मैथ में जो वन ऑफ द वीकेस्ट एरिया ऑफ द स्टूडेंट्स है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या है, एक कहानी और उस कहानी को डिकोड करना है कि वो मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेशन में कन्वर्ट होगा जी। वो डिकोड नहीं कर पाते। वो क्यों डिकोड नहीं कर पाते? क्योंकि वो सवाल समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? उसकी लिंग्विस्टिक स्किल्स इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि उसने उस सवाल को जिस तरीके से पढ़ना चाहिए था, रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट करेक्ट। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वुड रेकमेंड टू टीचर्स and I try to implement that myself also. Let's train students on how to read the question. Okay. So once they will understand what is written in the question, what is the requirement of the question, they will be able to perform well. Okay. हम requirement of the question नहीं पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, हम सवाल पढ़ते हैं और जो हमें आता है हम उसमें implement करने की कोशिश कर रहे होते हैं, right. तो इसलिए हम गलत करते हैं। Right. So this is the way out. Read the question, try to identify what is the requirement of the question. Once you understand the requirement of the question, only do that is required. Okay. ठीक है। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अपने सारे लिसनर्स से कि आप इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जो आपको लगता है उस पर कमेंट ज़रूर करें, ताकि हम इस पॉडकास्ट को और बेहतर बना सकें और बेहतर गेस्ट को इनवाइट कर सकें। अच्छा, आपके एक्सपीरियंस में क्या कोई ऐसा होता है कि बस बच्चे कुछ मैथ्स में जीनियस होते हैं और कुछ नहीं होते? लाइक देर आर सर्टन किड्स दे आर ऑलवेज ब्रिलियंट, आई मीन आई एम श्योर उसके फैक्टर्स होते होंगे। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि जिनके माँ बाप शायद इस एरिया से उनका ताल्लुक़ होता है, यानी इंजीनियर होते हैं या टीचर्स होते हैं, मैंने यूजुअली मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि उनके बच्चे आमतौर पे इस तरह के सब्जेक्ट्स में दे आर स्ट्रॉन्ग, दे आर एनालिटिकली स्ट्रॉन्ग। एंड So how early you think this should be identified कि ये मैथ में अच्छा है और ये मैथ में अच्छा नहीं है, या आपको लगता है कि ये हमें करना भी चाहिए in the first place? देखिए, सबसे पहली बात, एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट। दो आइडेंटिकल ट्विंस जो है ना, वो भी सेम चीज़ें नहीं होते। उनके अंदर उनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ्स हैं, डिफरेंट वीकनेसेस हैं, डिफरेंट इंक्लिनेशंस हैं, डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं। तो अगर एंड देयर इज नो वन साइज दैट फिट्स ऑल। सही है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर बच्चा मैथ में बहुत अच्छा हो। ठीक है। कोई मैथ में अच्छा होगा, कोई आर्ट्स में अच्छा होगा, कोई साइंसेज में अच्छा होगा, कोई प्रोज में अच्छा होगा, कोई पोइट्री में अच्छा होगा। हर किसी की अपनी अपनी इंक्लिनेशंस हैं। इट्स एन इनर कॉलिंग, ये इनेट एबिलिटी है, ये गॉड गिफ्टेड है और इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और इसी तरह दुनिया चलती है कि कोई किसी चीज़ में अच्छा होगा उसमें एक्सेल करेगा, कोई दूसरी चीज़ में अच्छा होगा उसमें एक्सेल करेगा। अब ये बात तो तय है कि हर बच्चा मैथ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस नहीं होगा। कुछ होंगे, कुछ मैथ में थोड़े से वीक होंगे, लेकिन उनके कुछ और स्ट्रेंथ्स होंगी। तो ये बात तय है कि हमें इस बात को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए कि किस बच्चे की क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस एंड इंक्लिनेशंस हैं। ओके। ताकि हम उस पे काम करें जो उसकी स्ट्रेंथ्स हैं, ना कि उस पे काम करें जो उसकी वीकनेस है। तो उसको आइडेंटिफाई करेगा कौन? देखिए, बहुत सारे टूल्स होते हैं, साइकोमेट्रिक असेसमेंट टूल्स होते हैं, जिनका काम ही होता है कि वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं। पर्सनालिटी टेस्ट क्वेश्चंस होते हैं, MBTI है, राइजेक टेक्निक है, वोकेशनल फाइंडर है। इन सब का काम ही है कि वो आपकी सोशल कॉग्निटिव एबिलिटीज को आइडेंटिफाई करें, वो आपकी इनेट पर्सनालिटीज को आइडेंटिफाई करें और वो हेल्प आउट करें इस बात को आइडेंटिफाई करने में कि आपके लिए क्या बेस्ट फिट है। ठीक है। एक दूसरा तरीका इसको आइडेंटिफाई करने का है ऑब्जर्वेशन। वालिदैन जब बच्चे के साथ काम करेंगे या टीचर्स बच्चे के साथ काम करेंगे तो वो ऑब्जर्व कर लेंगे कि इस बच्चे का ये चीज स्ट्रांग है और ये चीज इसकी वीक है। होता क्या है कि जिस बच्चे की जो चीज वीक होती है ना, हम उस पर वही चीज मुसल्लत करते हैं कि ये आपका वीक एरिया है, इसमें और मेहनत करो और मेहनत करो और मेहनत करो और मेहनत करो। ये आपका स्ट्रांग एरिया है, जो आपका टैलेंट था वो हमने मार दिया। नहीं तो पर हाउ अबाउट दिस नोशन के ये कोशिश नहीं कर रहा ज़्यादा, अगर ये कोशिश करे तो ये कर लेगा, ये ढीला है, हम ये मेहनत नहीं करता या मेहनत नहीं करती, इस वजह से इसका मैथ में स्ट्रगल कर रहा है या कर रही है। प्रॉब्लम जो है वो इसके एटीट्यूड में है, एप्टीट्यूड में नहीं है। सही। अच्छा, इसमें जो है ना वो दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है। एक जो अभी हम बात कर रहे थे इनेट एबिलिटीज़ वाली, वो तो है, जिस बच्चे की मैथ में इनेट एबिलिटी होगी वो कंपैरेटिवली जल्दी भी करेगा, तेज़ भी होगा और मैथ टीचर्स को और वालिदैन को पसंद भी होगा। सही है।
दूसरा बच्चा है जो स्ट्रगल कर रहा है बिकॉज उसके अंदर मैथ की इनेट एबिलिटीज नहीं है, तो इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू हेल्प हिम एस द एग्जाम्स, व्हाई नॉट ट्राई टू हेल्प हिम इम्प्रूव इन द एग्जाम। बहुत फर्क है दोनों बातों में। राइट। आप उस बच्चे को ए स्टार ना बनाएं, ठीक हो, आप उस बच्चे को मैथ में इतना बेहतर बना दें कि वो मैथ इतना अच्छा सीख ले कि कम से कम उस मैथ की वजह से उसकी आगे जो उसका फोर्टे है या जो उसका करियर पाथ है उसमें ये रुकावट ना बने। सही, बस उतना। ठीक है। आपको जरूरी नहीं है कि हर बच्चे को ए स्टार मैथ में दिलवा देना। जो मैथ पसंद करता है, जिसका मैथ में इनेट एबिलिटी है, या जिसको रिगरस प्रैक्टिस में कोई मसला नहीं है, वो मैथ बहुत कन्वीनियंटली कर लेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो इनेट एबिलिटी नहीं होती उनके अंदर मैथ की, लेकिन उनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि दे कैन डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस। वो अपने आप को बहुत ज्यादा देर तक ग्रिल कर सकते हैं। सही है। तो वो बच्चा भी मैथ में इंप्रूव कर जाएगा प्रैक्टिस कर करके। सही, ठीक है। अब एक बच्चा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने का एप्टीट्यूड नहीं है और उसके अंदर मैथ भी नेचुरली नहीं आती है, ठीक है। उस बच्चे से हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो मैथ में फिनोमिनली अच्छा करना शुरू कर दे, ठीक है, तो ये एक गलत असम्पशन है। राइट। हम कोशिश ये कर सकते हैं कि उस बच्चे को मोटिवेट करके उसको प्रैक्टिस करवा के इस काबिल बना दें कि वो कम से कम अपना एग्जाम इतने डिसेंटली पास कर ले या मैथ में इतना डिसेंट हो जाए कि वो उसकी आगे के किसी भी करियर पाथवे में रुकावट ना बने। राइट। तो हर बच्चे को हाईएस्ट मार्क्स पे नहीं जज करना चाहिए, बच्चे को इम्प्रूवमेंट पे जज करना चाहिए। और मैं बहुत बार अपनी क्लास में भी बच्चों को बोलता हूं, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एफर्ट्स नॉट योर रिजल्ट्स। बिल्कुल सही। अगर आपने एफर्ट करी और आप इम्प्रूव कर गए, आपसे यही एक्सपेक्टेशन है। हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आप एफर्ट करें और बिल्कुल चीते हो जाएं, ए स्टार हो जाएं, 100% सही करना शुरू कर दें। आप प्रैक्टिस करके इतना इंप्रूव कर लें कि पहले आप फेल होते थे तो पास होना शुरू हो जाएं, पास होते थे तो थोड़े से और बेहतर हो जाएं, और बेहतर थे तो एक्सीलेंस की तरफ आना शुरू कर दें। ये एक जर्नी है। बिल्कुल सही। और इट्स अ जर्नी फ्रॉम मीडियोक्रिटी टू एक्सीलेंस। और उस जर्नी में हमें बच्चे को ट्रैवल करवाना है, आगे बढ़ाना है। हम देखिए, बीइंग टीचर, हम देखें बहुत बार हमारी तरफ भी फॉल्ट होता है। हम बच्चे को ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरी क्लास में बच्चा बैठा है ना, उसको टॉपर बना देना है। सही। हमारा काम उसको टॉपर बनाना नहीं है, राइट। हमारा काम है उसको इंप्रूव करवाना। ही शुड बी बेटर देन व्हाट ही वाज यस्टरडे, ही शुड बी बेटर देन व्हाट व्हेन ही जॉइंड माय क्लास। ठीक है। बट हमारा परसेप्शन ऐसा क्यों बन गया है? क्योंकि हमें कैसे जज किया जाता है? बीइंग टीचर मुझे कैसे जज किया जाएगा? अगर मेरे बच्चे का स्कोर अच्छा है तो आई एम अ गुड टीचर। आपका जीपी अगर अच्छा है तो, मेरा जीपी अच्छा है तो मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अदरवाइज मैं अच्छा नहीं पढ़ाता। राइट। लेकिन आप अगर बच्चे से पूछें कि आपका फेवरेट टीचर कौन है, तो हाईली लाइकली उसका फेवरेट टीचर वो टीचर नहीं होता जो कमाल रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। उसका फेवरेट टीचर वो होता है जो उसके अंदर इंप्रूवमेंट ला रहा है, राइट। जो उस पर बिलीव कर रहा है, उसको ट्रस्ट कर रहा है, उसको कोशिश कर रहा है कि मैं इसको बेहतर बना दूं। एंड बच्चा इस बात को रियलाइज करता है। बट चूंकि इट्स अ रैट रेस, चूंकि मुझे अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपेक्टेशन जुड़ी है कि मेरी क्लास में बच्चा बैठेगा तो अच्छा ग्रेड लाएगा, तो उस पूरे इशू में मैं ये भूल जाता हूं, और मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं ये भूल जाता हूं कि हर बच्चा एक इंडिविजुअल है, हर बच्चे के एक अपना मेंटल कैपेसिटी है, हर बच्चा एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, और हर बच्चे के उस दिन की कोई ना कोई एक ऐसी मुसीबत है जो मुझे नहीं पता। राइट। लेकिन मैं क्या ये इंडिविजुअलिस्टिक नीड्स को केटर कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं? सही। तो मैं बस सिर्फ इतनी कोशिश करूं कि बच्चे को इतना मोटिवेट कर दूं कि वो इस बात को रियलाइज करे कि बेटा यू नीड टू मूव अ बिट अहेड देन when you started. I understand. So मैं आपकी बात को अगर कंक्लूड करूं, इट्स नॉट योर परसेंटेज दैट मैटर्स, आपकी परसेंटेज इंप्रूवमेंट मैटर करती है। बिल्कुल ऐसे ही है ना? बिल्कुल। मेरे ख्याल में बच्चों के ना ये जो स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड होते हैं, उसमें एक अवार्ड होना चाहिए मोस्ट इंप्रूव्ड स्टूडेंट का। और कुछ कॉलेजेस में होना शुरू हो गया है, क्योंकि उससे बच्चे को मोटिवेशन मिलती है कि मैं बहुत इंप्रूव कर गया, हाईलाइट हो गया। देखिए, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक बच्चा जो हाईलाइट हो जाए ना, उसका दिल चाहता है मैं रोज हाईलाइट हूं, और वंस वो हाईलाइट हो जाए, उसके अंदर ये एबिलिटी पैदा हो जाए ना कि मैं रोज हाईलाइट हूं, वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली इंप्रूव कर जाता है।
मेरे अपने साथ ऐसा हो चुका है। मैं बहुत, अगर मैं क्लास 7th-8th की बात करूं तो मैं एक ओके स्टूडेंट था। ग्रेड 8th में एक टीचर ने मुझे बोला, क्या कमाल पेपर किया है आपने, दिस वॉज द बेस्ट पेपर आई हैव एवर सीन। दैट वॉज द चेंजिंग पार्ट ऑफ माई लाइफ, दैट वॉज द ट्रिगल या किक स्टार्ट इन माई लाइफ। उस दिन के बाद से मेरा दिल चाहा कि रोज ऐसा हो कि हर टीचर सबके सामने बोले ये वो बच्चा है जिसने कमाल किया है। बस उस कमाल बनने की कोशिश में कुछ बन गया। जस्ट अ स्टेटमेंट कैन चेंज योर लाइफ। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आर टीचर्स पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और सोल्यूशन? बोथ, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑल्सो एंड दे आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑल्सो। सो बड़ा चंक क्या है? देखिए, एनालिसिस नहीं है मेरे पास कोई एग्जैक्ट, तो मैं इस पे कमेंट तो नहीं कर सकता बड़ा चंक किस बात का है, लेकिन बहुत बड़ा रोल है टीचर्स का बच्चों को मैथ के अंदर नफरत पैदा करवाने में और बहुत बड़ा रोल है टीचर्स का मैथ में बच्चों को मोहब्बत पैदा करवाने में। बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो मैथ से बच्चों को मोहब्बत करवा देते हैं एंड बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं वो मैथ ऐसे पढ़ाते हैं कि बच्चे का दिल चाहता है कि मुझे नहीं पढ़नी मैथ। मुझे नहीं। अच्छा, हर बच्चे के लिए हर टीचर भी बेस्ट फिट नहीं है, ये बात भी हमें रियलाइज करनी चाहिए। बिल्कुल। एक बच्चा है वो एक टीचर से बहुत मुतमईन होगा और वो कमाल परफॉर्मेंस करेगा उस टीचर की वजह से, और दूसरा बच्चा होगा वो उसी टीचर की वजह से बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो हर किसी की अपनी पसंद नापसंद भी है, ठीक है, हर किसी की अपनी एक्सेप्टेंस एंड नॉन एक्सेप्टेंस भी है। तो टीचर को इस बात को रियलाइज करके ये समझ लेना चाहिए कि बहुत बार तो बच्चा मेरी बात समझ जाएगा, लेकिन बहुत बार जब नहीं समझ पाएगा तब मैंने भी तो अपने रवैये को बदलना है, तब मैंने भी मोल्ड करना है अपने रवैयों को, अपनी चीज़ों को, अपने काम करने के तरीकों को। बिल्कुल ऐसे हो सकता है एक बच्चा बहुत प्रैक्टिस से इम्प्रूव करे और हो सकता है बहुत बार एक बच्चा सिर्फ एक शाबाशी से इम्प्रूव कर जाए। तो टीचर्स प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, बी इट एकेडमिक्स और एनीथिंग एल्स। तो मैथ अगर टीचर बच्चे को जबरदस्ती पढ़ा रहा है कि बेटा ये करो 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 करो, क्यों क्या कैसे नहीं बता रहा, सही है, तो बच्चा इंटरेस्ट लूज आउट कर देगा। लेकिन अगर टीचर बहुत इनोवेटिव तरीके से मैथ पढ़ा रहा है, ऐसी चीज जो बच्चा देखता है डेली बेसिस पे या जो उसका आजकल का जो उसकी जरूरत है, उस पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम को क्लास में लेके डिस्कस करना शुरू कर दे, तो बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और खास तौर पे अगर हम आजकल के जमाने के बच्चों को देखें, जेन जी, जेन अल्फा को, जिनका अटेंशन स्पैन कम है जी, और हम अगर अपने आप को कंपेयर करें जो हम मिलेनियल्स हैं उससे, तो हमें अगर कोई 20 मिनट की वीडियो या 1 घंटे की वीडियो देखने को बोल दे, हम सुकून से देख सकते हैं। आजकल का बच्चा 10 मिनट 12 मिनट तो दूर की बात है, रील्स पे ही उसका गुजारा हो गया, विच इट्स नॉट देयर फॉल्ट। नहीं, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। दे वर पार्ट ऑफ द एरा जहां पे कोविड था, उन बच्चों ने पढ़ा ही ऑनलाइन है और उनका अटेंशन स्पैन कम है, ऐसे ही, तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। इसका मतलब ये है कि टीचर्स को अपना पढ़ाने का तरीका बदलना पड़ेगा, विच मीन्स कि अगर मेरी क्लास पहले 3 घंटे की होती थी या 1.5 घंटे की होती थी और मैं कभी कभी डबल क्लास लेके 3 घंटे क्लास लेके खुश होता था कि मैंने बहुत काम कर लिया और बच्चे को मैंने बहुत पढ़ा दिया, तो आई थिंक आज के ज़माने में अगर ये करना चाहेंगे हम, तो इट माइट नॉट बी अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, क्योंकि बच्चा वो जोन आउट हो चुका होगा बहुत जल्दी, तो वो बहुत लंबी क्लास शायद बहुत इफेक्टिव ना हो। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मैथ ऑन रील्स बनाने चाहिए। This is with every problem there is an opportunity. Okay. So all those who are developing content in math, why not make reels in math? Brilliant idea. तो आप मैथ की रील्स बनाएं। मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूं कि मैं मैथ की रील्स बनाऊं। और सर 1 मिनट में आप सम अप कर लेंगे? कॉन्सेप्ट स्ट्रगल है, चैलेंज है, हो सकता है कुछ टॉपिक्स यस, हो सकता है नहीं, बट एटलीस्ट यू आर ट्राइंग। कोशिश करेंगे तो होगा। देखिए, अगर तो मैंने ये सोचा ना ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मैं इसको 1 मिनट में कैसे समेटूं, तो कभी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सही है। और अगर मैंने सोचा कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, इसको किस तरीके से मैं ब्रेक करूं छोटे छोटे चंक्स में कि वो रील्स में डेवलप हो जाएं, सोचना शुरू करूंगा तो इंप्रूवमेंट आएगी। पहले से गिव अप कर दूंगा तो मैंने करना ही नहीं है कोई काम। तो यही प्रॉब्लम है हमारे साथ भी और बच्चों के साथ भी। बच्चे भी बहुत बार सवाल देखते हैं, मुझसे तो नहीं होगा, गिव अप कर दिया तो कैसे होगा। सही है। और कुछ बच्चे हैं वो देखते हैं सवाल, अच्छा चलो लिखना तो शुरू करो, एक स्टेप लिखा, दूसरा स्टेप लिखा, एंड दे इवेंचुअली रियलाइज हो गया। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी ना, बच्चे कह रहे हैं मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा, उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है
कि बच्चे ने उसको ट्राई नहीं किया, उसने सवाल पढ़ा और उसने बोला नहीं मुझसे नहीं हो रहा, और एक बच्चा उसने सवाल पढ़ा, उसने बोला अच्छा चलो ये पहले सेंटेंस का ये मतलब है, ये लिख लिया, दूसरे सेंटेंस का ये मतलब है, लिख लिया, एंड ही इवेंचुअली और शी इवेंचुअली रियलाइजेस कि मैंने इसको इतना सारा कर लिया कि अब ये एक शक्ल में आ गया है, अब आई कैन सॉल्व इट। राइट। सो आई थिंक ये एक चीज़ है जिसको वर्क अराउंड किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा सर, अब मैं आपको ना एक आपने कहा हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है उसकी बेसिस पे अगर हम डिस्कशन करें तो पीसा एक आई थिंक द मोस्ट रिनोड जो असेसमेंट होता है, द प्रोग्राम फॉर असेसमेंट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अनफॉर्चुनेटली इंडिया, पाकिस्तान ये कंट्रीज़ उसका पार्ट नहीं है, बिकॉज उनको ये डर है कि कहीं उनका एजुकेशन सिस्टम एक्सपोज ना हो जाए। तो लेकिन जो कंट्री उसका पार्ट हैं उसमें पिछले चंद सालों से रैंक करा है नंबर 1 पे सिंगापुर, और 2002 और 6 तक आप एक कंट्री है जो मुझे जिनका एजुकेशनल सिस्टम बहुत पसंद है या था कहिए, वो है फिनलैंड। फिनलैंड यूज्ड टू रैंक फर्स्ट। अब ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट मॉडल्स हैं। फिनलैंड कि बच्चा देर से स्कूल जाएगा, 7 साल की उम्र में स्कूलिंग स्टार्ट होगी, कोई प्रेशर नहीं है, बच्चा अपनी मर्जी से काम करेगा, टीचर्स खुद डिज़ाइन करते हैं करिकुलम, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क। एंड सिंगापुर ऑन द कॉन्ट्ररी इज़ लाइक बहुत प्रेशर। सो वहाँ पर एक पेरेंट्स के लिए एक टर्म यूज़ किया जाता है, एक नेगेटिव उसकी कॉनोटेशन है, उसे कहते हैं कैसू पेरेंट्स, जो कि बहुत दे आर अफ्रेड टू लूज़। अब इन पेरेंट्स से जब बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि इट्स ओके अगर बच्चा थोड़ा स्ट्रेस में आ गया है, बट इसके फ्यूचर के लिए ज़रूरी है तो इनको तो पढ़ना है। सो आई वॉज वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री, वो बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेड 4, 5, 6, वो फिर घर आते हैं, उसके बाद इस उम्र के बच्चों के ट्यूशन सेंटर्स हैं, हम वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेड 5 and 6। और क्यों है वो? क्योंकि उनका ग्रेड 6 में एक एग्ज़ाम होता है जो कि डिसाइड करता है कि बच्चे फ्यूचर के अंदर कौन से हाई स्कूल में जाएंगे, और वो अल्टीमेटली डिसाइड करता है कि वो आगे किस फील्ड में जाएंगे। सो द सक्सेस इन दैट एग्जामिनेशन लीड्स टू द सक्सेस। वो PSLE उनका एग्जामिनेशन कराता है, प्राइमरी स्कूल लर्निंग एग्जामिनेशन। दे 2 डिफरेंट मॉडल्स हैं। फिनलैंड इज डिक्लाइनिंग, अभी फिनलैंड 20th नंबर पे है, सिंगापुर नंबर 1 पे है। 2 इंटायरली डिफरेंट मॉडल्स। इस स्टेटिस्टिक्स को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि ठंडा ही पढ़ाता है बच्चों को। अच्छा देखें, वंस अगेन मुझे एक बात बताएं, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं। हम अपने बचपन में कभी आपने किसी अपनी क्लास के बच्चों को, अपने जूनियर्स को, अपने सीनियर्स को बोलते हुए सुना था मुझे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं? मेंटल हेल्थ तो वर्ड ही नहीं सुना था मैंने अपने बचपन में। क्या हमने ये सुना था कि हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है, मुझे एग्जाम एंजाइटी है? दीज वर द टर्म्स अनहर्ड ऑफ। आजकल का बच्चा आप ज्यादा प्रेशर डालें तो बोलता है आई एम सुसाइडल, आई एम हैविंग सुसाइडल थॉट्स, आई कांट हैंडल दिस मच प्रेशर, मैं तो नहीं कर सकूंगा, मुझे ब्रेक चाहिए, मुझे रिलैक्स करना है। अब आई डोंट नो, ये विद अ जेनरेशनल गैप ये प्रॉब्लम्स आ गए हैं, या इट्स अ टैबू और एन स्केपगोट, और इज इट अ रियलिटी दैट एग्जिस्ट? कुछ बच्चे होते हैं जेन्युइनली जिनको प्रॉब्लम होता है, और कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने उन जेन्युइन बच्चों की आड़ में ना अपना रास्ता निकाल लिया होता है। जी हाँ, सो उनके पास एक रीज़न फॉर फेलियर है। बिल्कुल, अपने आप को वो एक रास्ता दे देते हैं कि भाई ये वजह है, मैं प्रेशर में बहुत हूँ, मैं प्रेशर में बहुत हूँ। देखें, मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि सख्ती होनी चाहिए, ठीक है। मैंने कोई डॉक्यूमेंट्री सुन रहा था या कुछ देख रहा था, उसमें था कि आजकल के बच्चों के पास विटामिन N की बहुत कमी है। ये विटामिन N क्या चीज़ है? नो। पेरेंट्स बच्चों को बोलते नहीं है नो ये नहीं करो, वो बोलते नहीं है नो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, नो मेक श्योर दैट यू डू दिस। वो बोलते हैं अच्छा यू वांट दिस, टेक दिस। वो अपनी जान छुड़ाते हैं। तो जब तक बच्चों को नो का सामना नहीं करना पड़ेगा वो इम्प्रूव नहीं करेंगे। बच्चों को ये आदत होनी चाहिए कि हर चीज़ उनको उनके मुताबिक नहीं मिलेगी। सही। उनको बहुत सारी चीज़ें सख्ती से मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें मेहनत करके मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें रिजल्ट ऑफ अचीवमेंट्स होंगे, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो
नेचुरली उनको बाय द वे भी मिल जाएंगी, ठीक है, बट उनके अंदर ये आदत होनी चाहिए कि दे नीड टू अर्न एनीथिंग दैट दे वांट. दे विल नॉट गेट ग्रेड्स खुद से, दे विल अर्न देयर ग्रेड. दे विल नॉट गेट अ डिवाइस दैट दे वांट, दे विल अर्न इट बाय certain fulfilling certain tasks and targets. तो जब आप चीजों के साथ रिवॉर्ड्स रखें, बट रिवॉर्ड्स अचीवमेंट्स के साथ या कंप्लीशंस के साथ हों, कि आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया तो आप अगले टास्क पे जा सकेंगे, ठीक है, तो अच्छी बात है. अगर आप बच्चे को बोले नहीं अच्छा चलो आपने ये किया या नहीं किया, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है. वंस अगेन मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उसको रैंकिंग देना शुरू कर दें या ग्रेडिंग करना शुरू कर दें कि ये रिजल्ट आएगा तो ये मिलेगा. नहीं, रिजल्ट पे नहीं, एफर्ट्स पे. एटलीस्ट आपने ये टास्क कंप्लीट किया, यू विल गेट दिस, ठीक है. आपका कंप्लीशन स्टेज फुलफिल होना चाहिए, इररिस्पेक्टिव फर्स्ट पे कंप्लीट हुआ या 10th पे कंप्लीट हुआ, कंप्लीट तो करें, एटलीस्ट वो मकाम तो हासिल करें जिस पे आप वो अर्न करेंगे. अदरवाइज आपको अगर चीजें ऐसी मिल जाएंगी तो कोई फायदा नहीं है. तो अगर पेरेंट्स ने या टीचर्स ने या स्कूल मैनेजमेंट ने ये सख्ती हटा दी और सबको बोला सबको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव आप वो डिजर्व करते हैं या नहीं करते, आप उसको अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो प्रॉब्लम है. अगर उनको बोला जाए कि भाई आपको मिलेगा बट यू नीड टू डू दिस, अगर 10th फ्लोर पे चॉकलेट पड़ी हुई है तो 10th फ्लोर चढ़ोगे तो चॉकलेट मिलेगी, अदरवाइज ऊपर से फेंक के आपको नहीं मिल जाएगी चॉकलेट. ठीक, तो 10th फ्लोर तक जाना पड़ेगा टारगेट्स लेने के लिए. तो सर इसका मतलब जो सिंगापुर का मॉडल है वो कम से कम हमें ये तो समझा रहा है कि प्रेशर वर्क तो करता है और ये कॉन्स्टेंटली टॉप स्कोर करते हैं, और सिर्फ मैथ्स में नहीं करें, ये साइंस में भी करें, ये इंग्लिश में भी करें. सो आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, और अंदर आवाज़ भी बहुत उठ रही है वहाँ पे कि बच्चों को बहुत प्रेशर दिया जा रहा है. एज यू सेड, क्या वो कितनी जेन्युइन है या नहीं है, बट एटलीस्ट हमें ये तो डाटा बता रहा है कि ये वर्क तो कर रहा है, और बच्चे कम से कम अगर आप उन पर प्रेशर डालें तो दे आर परफॉर्मिंग. अब और ज़ाहिर है सिंगापुर की इकॉनमी आपको पता है वर्ल्ड लीडर्स हैं वो अपनी इकॉनमी में, अपनी प्रोग्रेस में. फिनलैंड ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने आपसे कहा वहाँ का स्टाइल बहुत लीनियंट है. तो वंस अगेन डाटा हमें बता रहा है कि ये डिक्लाइनिंग फेज़ में आ गए हैं. वो फर्स्ट से 20वें नंबर पे चले गए. दे स्टिल वन ऑफ द टॉप, लेकिन प्रॉब्लम तो है. सो इसका मतलब ये कि अगर देखें मैं एज अ टीचर इसको अगर डिकोड करूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस पे प्रेशर डाल सकते हैं उस पर डालें, और अगर कोई वो प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकता तो उसे निकलने दें. बट सिर्फ इस आड़ में कि बहुत प्रेशर है बच्चों पे, नहीं कर पाएंगे, आखिर ये टॉप जॉब्स भी तो कोई करेगा ना, ये टॉप प्रॉब्लम सॉल्विंग भी तो किसी को करनी है, और वो उस प्रेशर लिए बगैर कैसे कर सकता है. सो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है कि हमने यहाँ पर, अब ये दो बिल्कुल एक्सट्रीम्स हैं. सो एज यू सेड, यू विल मीट पेरेंट्स, यू विल मीट टीचर्स जो कहेंगे नहीं यार बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस ना दें, एंड देन यू विल मीट कहेंगे यार ये तो रगड़ा लगाओ इनका, वो हमारा जो देसी स्टाइल है, रगड़ा लगाओगे तो आएगा. सो रगड़ा स्टेटिस्टिक्स बता रही हैं कि वर्क तो कर रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि जितनी डिस्ट्रैक्शंस इन बच्चों के पास हैं, अगर ये रगड़ा आपने नहीं लगाया और उनको ये नहीं है फेयर या स्ट्रेस ऑफ वर्क, तो वो तो करेंगे ही नहीं. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. इस पे एक बहुत अच्छी सेइंग भी मुझे याद आ गई. द डिफरेंस between a charcoal and diamond is the fact that charcoal that handled pressure well converted itself into a diamond. तो वो बच्चा जो प्रेशर हैंडल कर लेगा वो टॉप नॉच पोजीशन पे पहुंचेगा. सही. वो बच्चा जो प्रेशर से भागेगा वो फिर एक मीडियोकर ही रहेगा. तो देखिए प्रेशर तो हम अवॉइड नहीं कर सकते. हम बोल सकते हैं कि इस बच्चे को प्रेशर ना डालो, इसको प्रॉब्लम्स हैं, बट टू व्हाट एक्सटेंट. तो बैलेंस कहाँ पे क्रिएट होगा? डिलेमा तो यही है ना कि किस पे प्रेशर डालना है और कितना डालना है, और किस पे प्रेशर नहीं डालना है. तो वो पेरेंट्स जो सपोर्ट करते हैं प्रेशर डालो, वो बच्चे जो प्रेशर हैंडल कर रहे हैं कम से कम उन पे डाल लेते हैं. ठीक है. और वो पेरेंट्स और वो बच्चे जो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे उनके साथ फिर थोड़ा सा हमें, हाँ आई मीन देखें ना, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप बच्चों को ये ऑप्शन दे दें कि भाई ठीक है, वी आर हियर टू, हम आपको पुश करेंगे, आपकी लिमिट तक आपको लेके जाएंगे, और इंसान को शायद अंदाज़ा भी नहीं होता इनिशियली कि वो कहाँ तक जा सकता है. बिल्कुल. आप लिमिट्स को कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं लोगों की. तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इस बहस में इतना पड़ गए हैं कि आप प्रेशर ना डालें, आप प्रेशर डालें, कि वो जो मेन क्रक्स है पूरी बात का ना वो कहीं गायब हो गया. लेकिन सब्जेक्ट लाइक दीज सर, इसके अंदर जो, और मैं इसमें ऐड करूँगा पर्सनली नोइंग दैट यू आर वेरी वेरी टफ ऑन योर होमवर्क्स. जी. और ये हम लोग क्योंकि कॉलीग्स हैं, सो अक्सर बच्चे मेरा होमवर्क इसलिए नहीं करते क्योंकि वो सर अहमद साया का होमवर्क कर रहे होते हैं. सो मैं बच्चों से ये सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई
साकिब का होमवर्क तुम नहीं करते हो, सर अहमद साया का होमवर्क करते हो, हाउ इज़ दैट फेयर? तो वो कहते हैं सर उनका होमवर्क तो हमें करना पड़ता है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप ऑलरेडी ये पॉलिसी अप्लाई तो कर देखिए, रहे हैं। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ कि जैसा मैंने पहले कहा कि हर बच्चा मुख्तलिफ है, आई अग्री टू दैट, बट जितना काम दिया जा रहा है ना क्लास में वो मैनेजेबल है। वो ऐसा काम नहीं दिया जा रहा कि वो आउट ऑफ द ब्लू इतना ज्यादा है कि बच्चा कर ना सके, वो कर सकता है बच्चा। अब बच्चे के पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत सारी हों, एक्टिविटीज बहुत सारी हों, और वो हैंडल ना करे इस सिचुएशन को, तो वो उसके पार्ट पे कहीं ना कहीं फ्लॉ है। मैं इस मामले में अपने एथिक्स को या अपने वर्क को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, क्योंकि मैं, देखिए मसला ये है कि मेरे लिए बच्चा क्लाइंट नहीं है कि बच्चा नहीं करेगा और नहीं पढ़ेगा तो मैं क्या करूंगा। मेरे लिए बच्चा अमानत है। उसके वालिदैन ने, उस कॉलेज ने जिसने मुझे रखा है, उसने जिम्मेदारी के साथ रखा है कि मैं क्लास में जाऊंगा तो बच्चे को बेहतर स्टूडेंट बनाऊंगा, बेहतर ग्रेड दिलवाऊंगा, उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा बहुत इंप्रूव कर जाऊंगा, उसको एथिक्स, मॉरल बिहेवियर सिखाऊंगा। ये सब मेरी जिम्मेदारी का हिस्सा है। ठीक। तो मैं कैसे करूंगा ये सब कुछ अगर मैं खुद लेड बैक हो जाऊं, या मैं खुद ढीला हो जाऊं, या मैं उसको चॉइस देना शुरू कर दूं, करना है तो करो, नहीं करना तो नहीं करो। मैं चॉइस नहीं दे सकता। ये बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ये करनी है। ये इतना काम करोगे तो नेक्स्ट स्टेज पे जा सकोगे, अदरवाइज नहीं जा सकोगे। ठीक है। तो एट टाइम्स सख्त होना पड़ता है। नहीं होना पड़ता है, तो वो मजबूरी है हमारी। बिल्कुल ऐसे। क्योंकि अगर हम सख्त नहीं होंगे ना तो बच्चा बहुत ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। ऐसे। तो यस, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट व्हेन इट कम्स टू my work, because I want to ensure that the child does not miss out on what is needed. जी। So much so that मुझे बहुत ज़्यादा बच्चे ये भी बोलते हैं कि आप हमें छुट्टी नहीं करने देते जेन्युइन रीज़न की वजह से। मैं बोलता हूँ जेन्युइन रीज़न क्या है? वो बोलता है हमारी तबीयत ख़राब है, आपने हमें छुट्टी नहीं करने दी। मैं फिर टू मेक श्योर दैट आई एम अ रोल मॉडल, आई इंश्योर मेरी तबीयत ख़राब है ना, मैं मौजूद हूँ, मैं छींक रहा हूँ, मैं खांस रहा हूँ, नज़र आ रहा है मेरी तबीयत ख़राब है, बट आई विल बी देयर सो दैट अगली बार बच्चा छुट्टी करे तो मैं उसको बोल सकूं बेटा यू कांट मिस द क्लास। और तो सामने से वो मुझे पलट के ये नहीं बोल सकेगा आपने भी तो छुट्टी करी थी, मैंने करी नहीं। एंड आई गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि बेटा अगर इतनी ही तबीयत खराब होती और कैम्ब्रिज का इम्तिहान होता तो क्या छुट्टी करते या पेपर देने जाते? मेजॉरिटी का जवाब होता है पेपर देने जाते। तो मैं बोलता हूं अगर इतनी ही तबीयत खराब में पेपर देने जाया जा सकता है तो इतनी ही तबीयत खराब में उस पेपर की तैयारी भी करने आया जा सकता है जिसके लिए आप मेरी क्लास में हैं। बिल्कुल सही। तो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन दैट, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज मेरे लिए ये वर्क एथिक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं नहीं कॉम्प्रोमाइज करता। अच्छा, मैं इस पे आपको एक अपना बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा शेयर करता हूँ। तो मैंने भी आपकी बुक से ना एक वो निकाला पन्ना और मैंने कहा मैं भी ये करता हूँ। सो आई गॉट टफ। मैंने कहा यार ऐसी की तैसी तुम लोगों की होमवर्क नहीं करोगे तो जो पॉसिबली हम धमकियाँ दे सकते हैं। अब मेरा होमवर्क होना शुरू हो गया। तो शुरू में मुझे थोड़ा 2-3 दफ़ा स्ट्रगल किया मैंने, बट मैं जैसे सख्ती करने लगा तो आहिस्ता होमवर्क होना स्टार्ट हो गया। और एक टाइम ऐसा आया कि तकरीबन 99% क्लास मेरे होमवर्क करने लग गई। तो एक दिन इत्तेफाक से हुआ ऐसा है कि हमारी जो क्लास का टाइम होता है, तो एक दिन एक कॉलेज ऑफ था तो मैं दूसरे कॉलेज जल्दी पहुंच गया। तो मैं जब वो कॉरिडोर से वॉक करता हुआ आया ना तो मेरे स्टूडेंट सारे लाइन से बैठे हुए थे और सारे जो है ना वो काम कर रहे थे। अच्छा, मैंने कहा यार बहुत मेरी क्लास बड़ी पढ़ने वाली हो गई है, काम कर रहे हैं। एंड देन आई रियलाइज कि वो एक साफ करके लेकर आए थे। बिल्कुल। एंड एवरीबडी वाज जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट। अच्छा, मुझे उस दिन एहसास हुआ, मैंने बच्चों से पूछा भी, मैंने कहा यार देखो मैं तो कभी तुमको, अच्छा मैं क्लास में ये हमेशा कहता हूँ कि आप सब गलत करके ले आएँ लेकिन आप खुद करें, मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। आई वॉन्ट टू सी यू कि आप अटेम्प्ट करें। आई डोंट वॉन्ट टू सी कि तुमने सारा सही किया गलत किया तो तुम क्यों छाप रहे हो। तो वो कह रहे हैं सर नहीं होता, नहीं कहते। यानी मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि जब मैं बहुत प्रेशर डालता हूँ सो एक्चुअली आई मेक देम राइट, आई मेक देम कॉपी पेस्ट, आई एम नॉट मेकिंग देम डू होमवर्क। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आई गो थ्रू दिस डिप्रेशन एवरी नाउ एंड देन। मैं बच्चों को बोलता हूँ आई डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू डू 100% होमवर्क करेक्टली, बट आई एक्सपेक्ट यू टू अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन कंप्लीटली। बस मेरी इतनी तुमसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है ना वो पूरा होमवर्क अटेम्प्ट करके आए, ठीक ना करके आए, मुझे नहीं चाहिए। बच्चा काम करता है और मैं ये रियलाइज भी करता हूँ कि बहुत सारा बच्चा काम नहीं करता लेकिन वो कॉपी पेस्ट कर लेता है। मैं 6-7 साल 8 साल 10 साल पहले चले जाऊँ तो ये स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल थी। बच्चा काम करके आता था और कॉपी पेस्ट वाला चक्कर नेग्लिजिबल था, क्योंकि उस ज़माने में बच्चे के पास व्हाट्सएप नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था, दूसरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स नहीं थे। अब बच्चे को हम काम देते हैं
तो कुछ बच्चे जेन्युइनली काम करके आते हैं, कुछ बच्चों उन्हीं के काम की तस्वीरें मंगवा के उसको कॉपी करके आ जाते हैं, और कुछ पूरा होमवर्क सिर्फ होमवर्क की तस्वीर खींच के चैट जीपीटी को दे देते हैं और वो उनको सॉल्व करके दे देता है। वो कहता है सर को तो सोल्यूशन चाहिए ना, चैट जीपीटी ने गलत कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने बोला अटेम्प्ट करके आना, मैं अटेम्प्ट करके आ गया। व्हाट दे फेल टू रियलाइज इज ये काम हम अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए नहीं मांग रहे। ठीक है, मुझे कोई फायदा नहीं है इन बच्चों को इतना सारा काम दे के अपना ब्लड प्रेशर हाई करने का, कि उन्होंने काम नहीं किया, या उनको इतना सारा काम दे के वही काम जो उन्होंने नहीं किया मुझे लाके दे दिया, कोई फायदा नहीं हुआ। ये काम तो उनको इस बात की रियलाइजेशन दिलाना है कि बेटा ये काम अभी तो सिर्फ स्कूल लाइफ है या कॉलेज लाइफ है, आगे वर्क प्रेशर तो इससे बहुत ज्यादा है। तो क्या कॉपी पेस्ट करके कर लोगे? खुद से करना है ना, और खुद से नहीं करोगे तो सीखोगे कैसे? एग्जैक्टली। मुझे फिर ये होता है कि कम से कम बार बार होमवर्क दिया, पहली बार शायद 100% में से 10% ने काम किया, 90% ने कॉपी किया, ठीक है। अब कॉपी करना भी पकड़ा जाता है, ऑब्वियस ही बात है, बच्चे ने कॉपी किया तो सिमिलर मिस्टेक्स नजर आ जाएंगी ना, तो हो गया। तो आहिस्ते आहिस्ते बच्चों को हम तलकीन भी करते हैं कि बेटा कॉपी नहीं करो। एग्जैक्टली। और हम एज टीचर्स हम पता भी लगा लेते हैं जी कि किसने कॉपी किया। आप रैंडमली पूछ लें, जी बिल्कुल, जो कि हम श्योर हम दोनों करते हैं जी, रैंडमली क्लास में पूछ लें तो पता चल जाता है। और बच्चों को मैं ये कह देता हूँ, मैंने कहा यार देखो कॉपी पेस्ट करोगे तो 2 मिनट में पता चल जाएगा। मैंने वीर एक्सपीरियंस एनफ टू अंडरस्टैंड कि क्या हुआ है। बिल्कुल, बच्चा इस बात को रियलाइज नहीं करता कि हम ये जो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं ना टू इंश्योर कि वो पूरी क्लास काम करे, वो उनके लिए कर रहे हैं, इन्हीं का फ्यूचर, इन्हीं का करियर, इन्हीं का ग्रेड, एंड हमारी तो सिर्फ स्ट्रगल बढ़ रही है। बट हमारी बार बार तलकीन करने से वो लोग रियलाइज कर जाते हैं। कुछ बच्चे इंप्रूव कर जाते हैं, कुछ बच्चे आगे से चीटिंग नहीं करते, कुछ बच्चे खुद से काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ होते हैं जो एंड तक कॉपी करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उनको रियलाइजेशन उस वक्त होती है जब रिजल्ट्स आते हैं। आई मीन आई थिंक हम उनको बार बार ये बता देते हैं कि भाई इसका जो नतीजा आएगा, एंड अल्टीमेटली दे डू रियलाइज यू राइट। अच्छा सर, अब मुझे सॉल्यूशंस पे ज़रा हम अगर बात करें तो अगर मैं एक पेरेंट हूँ और मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का है, अब मुझे आप वो प्रैक्टिकल स्टेप्स बताएं जो इस सिस्टम के अंदर रहते हुए मैं ले सकता हूँ ताकि ये मैथ एंजाइटी, मैथ फेयर मेरे बच्चे में ना हो एज ही ग्रोस अप। अच्छा, इस एज पे जो बच्चे होते हैं ना उनको गेम्स खेलने का बहुत शौक होता है, ठीक है, और आजकल के बच्चों को स्क्रीन टाइम का बहुत शौक होता है। अब देखिए, मुझे तो अब ऐसा लगता है कि बच्चे चलना बाद में सीखते हैं और मोबाइल स्वाइप करना पहले सीख चुके होते हैं। उनको पता है यूट्यूब कहाँ है, उनको शायद अभी तक क्रॉल करना भी प्रॉपर्ली नहीं आया, ठीक है, ऐसा तो मैंने ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो हम क्या करें, हम इन्हीं चीज़ों में, अगर हम मैथ की स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो मैथ ले आएं, मैथ गेम्स ले आएं। यूट्यूब पे बच्चा अगर देख रहा है तो मैथमेटिकल चीज़ें देखना शुरू कर दे जो बच्चों के लेवल की हैं। यूट्यूब किड्स पे बहुत सारी मैथ की चीज़ें हमें मिल जाती हैं जो बच्चों को मैथ सिखा रही होंगी या आईक्यू बिल्ड कर रही होंगी, चूज द ऑड वन आउट। तो जो छोटा बच्चा है उसको उसके लेवल पे आके हम एजुकेशनल वीडियोस दिखाना शुरू कर दें। अगर देखनी है उसने वीडियोस और उसने स्क्रीन टाइम स्पेंड करना ही है तो व्हाई नॉट डू इट अप्रोप्रिएटली, इफेक्टिवली, ठीक है, ठीक है। इसी तरह बच्चे को जो गेम्स खिलाई, जो टॉयज दिलाए जाएं, वो एजुकेशनल टॉयज हों, सही, जिसमें वो कहीं ना कहीं मैथ की प्रैक्टिस कर रहा हो, ठीक है, ठीक है। तो आई थिंक उससे बहुत ज़्यादा मैथ बच्चे की इंप्रूव कर जाती है। और उसके लिए बच्चे ने ज़रूरी नहीं है कि सीखा हुआ हो कि प्लस और माइनस कैसे करना है, वो वीडियोस देख के भी सीख जाता है, ठीक है। मेरी बेटी को मैंने नहीं सिखाया कि 2 + 3 5 होता है, वो शायद उस लेवल पे अभी अपनी स्कूल में पहुंची भी नहीं है, लेकिन उसको 2 + 3 5 होता है, 4 + 2 6 होता है, वो करने आता है। शायद इस वजह से कि उसने वो वीडियोस देखनी शुरू कर दी जिसमें मैथमेटिकल चीजें थी, एंड शी स्टार्टेड गेटिंग, अच्छा ये इस तरीके से हो रहा है, एंड होना शुरू हो गया, ठीक है। सो आप ये कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो वो देख रहे हैं उसी के अंदर आप मैथ्स इनबिल्ड करना स्टार्ट कर दें। और फिर अब देखें ना, मैंने कहा ना ये तो फ़न है और ये फ़न चलता रहता है जी। अब मुझे ये बताइए, ये बच्चा जब बड़ा हो रहा है, अब उसको यूट्यूब में मज़ा आ रहा है, असल में तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैथ में इतना मज़ा नहीं आ रहा जितना उस इंटरेक्टिव चीज़ में उसको मज़ा आ रहा है। लेकिन मैंने आपसे कहा व्हेन द रियल गेम स्टार्ट, ये ट्रांजिशन फिर कैसे करनी चाहिए? क्योंकि फिर वही होगा ना कि वो फ़न से एकदम जब एक एक्सरसाइज के अंदर 100 सवाल आएंगे और आपने कहा हर सवाल एक स्टोरी है, तो 100 स्टोरियाँ कैसे मैं एक टाइम पे पढ़ूँ? आई थिंक उसके लिए भी कुछ बेहतर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। आई डोंट नो, हो सकता है हैं भी सोल्यूशंस कि बच्चे को जो आगे सीनियर लेवल्स पे भी जो सवाल हैं उनको
कुछ इंटरैक्टिव बना के पेश किया जाए, कुछ उसमें भी गेमिफिकेशन लाई जाए, तो शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं. बट एट द एंड ऑफ द डे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो स्ट्रगल या वो जो शिफ्ट है ना, वो एक चैलेंज तो है और रहेगा, बिकॉज उससे पहले तक उसको एग्जाम फेस नहीं करना, और जहाँ पे एग्जाम फेस करना है वहाँ पे आपको फिर पढ़ाना भी एग्जाम के स्टाइल में है. तो अगर एग्जाम का सवाल स्टोरी नहीं है तो हमें फिर पढ़ाते हुए भी स्टोरी को आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट करके वर्किंग्स पे आना पड़ेगा, विच आई थिंक नीड्स टाइम कि आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो. मे बी आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग इन दैट फेज, जहाँ पे मैंने खुद इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर नहीं किया है कि मैं किस तरीके से ये जो ट्रांजिशन है उसको स्मूथ आउट करूँ. क्योंकि ये फेस तो मैं करता हूँ, वो बच्चा जो बहुत एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वाले स्कूल से आया है और एक बच्चा जो हार्ड कोर ट्रेडिशनल स्कूल से आया है, दोनों की ट्रांजिशन में प्रॉब्लम तो है. ठीक. और उसको इवेंचुअली मैथ के सवाल की प्रैक्टिस करना मुश्किल लगता है, बर्डन लगता है, एंड उसको ये भी स्ट्रगल होता है कि उसको सवाल समझ में नहीं आता है, या मैं क्यों इतना सारा काम करूं, या क्यों इतनी प्रैक्टिस करूं, या ये क्यों मेरे आगे क्या काम आएगा. तो ये आगे मेरे क्या काम आएगा उसको तो मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, वो प्रैक्टिस करना कम कर दे, मैं उसको रिजॉल्व नहीं कर सकता. ठीक है. तो मुझे यानी जो कंक्लूजन ये निकल रहा है इस बात से, तो वो ये है कि हमें मैथ को पढ़ाने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा बाय लार्ज जनरली. बिल्कुल. और ये मैं आपकी बात को ये बिल्कुल ठीक बात इसलिए भी नज़र आ रही है क्योंकि सिंगापुर और डेनमार्क, फिनलैंड में उसमें एक कॉमन फैक्टर है, वो ये है कि उनके जो टीचर्स हैं जो ग्रेड 4, 5, 6 को मैथ्स पढ़ाते हैं ना, दे आर अमंग्स द टॉप. उनके टॉप 30% जो ग्रेजुएट्स होते हैं, दे कैन ओनली अप्लाई फॉर टीचिंग. उसके नीचे के लोग अप्लाई ही नहीं कर सकते. सो इसका मतलब ये है कि दी सिस्टम्स दे नो कि अगर एक बहुत टॉप का कोई क्वालिटी का टीचर इस उम्र में बच्चों को पढ़ाएगा तभी ये बच्चे एक्सेल करेंगे. आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं. और ये देखिए, ओवरऑल टीचिंग कम्युनिटी का प्रॉब्लम है. 3 तरह के टीचर्स होते हैं, टीचर्स बाय चांस, टीचर्स बाय चॉइस एंड टीचर्स बाय सर्कमस्टांसेस. तो अगर तो आप टीचर बाय चॉइस हैं तो आपका बच्चा बहुत किस्मत वाला है कि उसको टीचर्स बाय चॉइस के साथ पढ़ने का मौका मिल रहा है. लेकिन मेजॉरिटी आर द टीचर्स बाय चांस और सर्कमस्टांसेस. फिर वो लोग वो जस्टिस नहीं कर पाते जो एक टीचर को करना चाहिए अपने काम के साथ, तो फिर प्रॉब्लम होता है. हाँ, यानी आप कितने मैथ के टीचर्स को जानते हैं जो मैथमेटिक्स जानते हैं नंबर 1, और नंबर 2 वो पढ़ाना भी जानते हैं. सही बात है. देखिए, एक तो कंटेंट नॉलेज होती है ना, एक टीचिंग पेडागोजी होती है. टीचिंग पेडागोजी के बारे में भी तो पता हो टीचर को, उसको पता तो हो वो क्लास में जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, व्हाई इज ही डूइंग दैट ही इज डूइंग. बहुत सारी चीजें लर्निंग बाय डूइंग होती हैं, एक्सपीरियंस से सीख ली. बहुत सारी चीजों के पीछे पूरी फिलॉसफी होती है एजुकेशनल. वो कितनों को पता है, ये एक बड़ा सवालिया निशान है हमारे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम पे. बट देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी चीजें हैं जो एज मैथ टीचर मुझे भी जरूरत होती है सीखने की. देखिए, जापानीज एक टर्म यूज करते हैं काइजन, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. जहां पे टीचर को ये लगने लगा ना मुझे तो सब आता है, वहां पे उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है. जहां टीचर इस बात को रियलाइज करता है ना कि विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें बदल रही हैं. मैंने अगर 10 साल पहले वाली क्लास में जो एग्जाम्पल दी, आज 10 साल बाद भी अगर मैं वही एग्जाम्पल दूंगा तो मैं रिडंडेंट हो गया हूं एज अ टीचर. अब अगर मुझे आज बच्चे को समझाना है कुछ, तो उसके लेवल पे आके और आज की एग्जाम्पल से समझाना है. मैं उसको वो 10 साल पुरानी एग्जाम्पल से आज की एग्जाम्पल नहीं समझा, आज का सिस्टम नहीं समझा सकता. ठीक है, मुझे अपनी क्लास में वो ह्यूमर डालना पड़ेगा जो आज के हिसाब से रेलेवेंट है. 10 साल के हिसाब से पहले जो रेलेवेंट था वो आज के लिए रिडंडेंट है. तो वो जो टीचर्स जेनरेशन गैप का शिकार होते हैं ना, उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि बच्चा उनसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है आज की बात, वो कर रहे होते हैं दकियानूसी बात, समथिंग दैट्स फार बियॉन्ड. ठीक है, हमें इस बात को एडमिट करना चाहिए, बच्चे की लर्निंग एबिलिटी चेंज हो गई है. ठीक है, बच्चे को अगर रील्स का शौक है तो जैसे मैंने बोला, मुझे मैथ ऑन रील्स बनानी पड़ेंगी. मैं नहीं बोल सकता कि मैं उसी तरीके से पढ़ाता रहूं. 10 साल पहले मेरी ये स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल थी, तो आज 10 साल बाद वो स्ट्रैटेजी शायद बहुत सक्सेसफुल ना हो, क्योंकि वो 10 साल बाद बच्चा बदल चुका है. राइट. उस बच्चे की समझ में आने का तरीका बदल चुका है. तो मुझे अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा. मैं बच्चे को नहीं एक्सपेक्ट करूंगा कि वो उस ओल्ड एज जेनरेशन में जाएगा. आज का बच्चा टेक्नोलॉजिकली एडवांस है. बिल्कुल. अगर मैं टेक सेवी नहीं हूं और मैं बच्चे से 2 कदम आगे नहीं हूं टेक्नोलॉजी में, तो मैं रिडंडेंट हो गया हूं. राइट. और अगर मुझे पता है बच्चा टेक सेवी है
और बच्चे को टमाटर बड़े मजेदार करके समझ में आएगा एक कॉन्सेप्ट, तो मुझे ऐसे सिखाना है सिखाना पड़ेगा. I have to maintain the decorum of the class. I have to inbuild the right concepts. I have to be firm with my work ethics. I need to give that child homework, but at the same time, I need to come up to his level and explain the concept in a manner that he likes understanding. ज़बरदस्त सर, आपने पूरी बात को जो एंड में सम अप कर दिया. अहमद, थैंक यू सो मच. आई एम श्योर आज बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा. थैंक यू सो मच सर. Thank you so much. Thank you for inviting me. Thank you. माय प्लेजर.